अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है और कोई मुल्क और कोई बंदा इस वक्त आइसोलेशन में नहीं रह सकता। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो दुनिया को हमें दिखाता है कि दुनिया में अब क्या हो रहा है, और ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो जिसका इंटरेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं भी है उसको भी ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लेकिन स्पेशली ये सब्जेक्ट जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, यानी सीएसएस के बच्चे हों या वो सिविल जज के हों या फिर वो पीपीएससी एपीएससी के स्टूडेंट हों, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये उनके विजन को ब्रॉड करता है, उनके एनालिसिस को बेहतर करता है और उनका दुनिया को देखने का अंदाज़ बदल जाता है। इस सिलसिले के अंदर आज हमने इनवाइट किया है एक ऐसे जर्नलिस्ट और टीचर जो आईआर को उनकी ग्रिप है इसके ऊपर, और उनका नाम है अय्याज महमूद खान। तो सर, क्या हाल है जी आप लोगों का? बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक ठाक हूं, अल्लाह का शुक्र। तो सर ये बताइएगा कि जो आईआर है, ये बेसिकली आईआर जो है वो है क्या? ठीक है ना, कैसा? हमें तो लगता है कि पूरी दुनिया ही है। तो आप अपने जो तजर्बे के हिसाब से ये बताएं कि आईआर क्या है जी। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है कि इसका मतलब है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। मतलब जो मुख्तलिफ अक़वाम हैं दुनिया की, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे बनते हैं, उनके आपस में रिलेशंस कैसे बनते हैं, उनकी इंटरेक्शंस कैसे होती है। तो अगर इसकी अंग्रेज़ी में तारीफ़ की जाए तो छोटी सी एक तारीफ़ है, टोटलिटी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। मतलब इसका ये है कि ये वो हर तरह के ताल्लुकात या फिर हर तरह की इंटरेक्शन जो स्टेट्स के दरमियान भी होती हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान भी होती हैं। अब जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें जो बुनियादी, जिसे कह लें कि जो एक्टर होता है, वो स्टेट होती है या रियासत होती है। अब रियासतें एक दूसरे के साथ एक माहौल में रहती हैं जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। अब उसमें उन्होंने एक दूसरे से तिजारत भी करनी है। उन्होंने एक दूसरे के साथ जंगें भी आप देखते हैं उनकी होती हैं, डिप्लोमेसी भी उनकी होती है, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होते हैं। तो ये जितने भी मामलात हैं, अच्छा, जब हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, जैसे आप पाकिस्तान में देख लें कि कोका कोला है, उसके अलावा और बहुत सारी इस तरह की कंपनीज़ हैं, मैकडॉनल्ड्स वगैरह हैं। इसी तरह से लीवर ब्रदर्स है। तो जी ये जी पूरी दुनिया में फैली होती है, तो ये भी एक तरह की नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं। जी बिल्कुल। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो बुनियादी जो उसमें बात होती है वो स्टेट्स की होती है या रियासतों की होती जी है। जी रियासतों के बाद फिर नॉन स्टेट एक्टर्स भी उसमें शामिल हो जाते हैं और उसमें इदारे भी शामिल होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, ये एक इदारा है। अगर हम यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पर नेटो है, एक इदारा है, यूरोपियन यूनियन एक इदारा है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं जिनके ज़रिए से रियासतें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, मामलात करती हैं, तो इसमें हम उन तमाम मामलात को इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जी। अच्छा जी सर, ये बताइएगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जैसे मैंने कहा कि हर बंदे को पढ़ना चाहिए, तो क्यों मतलब ज़रूरी है कि जो बंदा है, यानी कंपटीशन के स्टूडेंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक जनरल जो बंदा है उसके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है ये सब्जेक्ट? इसका मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट की मुझसे इफ़ादियत पूछ रहे हैं। जी जी देखिए, इसकी इफ़ादियत तो यही है कि आज जब आप टीवी खोलते हैं जी जी तो आपको पता चल रहा होता है कि दुनिया में कहाँ पर क्या हो रहा है। जी जी मिसाल के तौर पे हम यूक्रेन वार को ले लेते जी हैं, जी फ़लस्तीन के मसले को ले लेते हैं। तो एक तो आपको खबरें आ रही होती हैं, जिसको हम हालात हाज़िरा कहते हैं या करंट अफ़ेयर्स कहते हैं, जो आपको जी जी मौसूल हो रही होती हैं। तो ये सतही नोयत की आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, सतही नोयत के तज्ज़िये मिल रहे होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है कि ये आपको इन डेप्थ एनालिसिस देता है। वो आपको ये बताता है कि अगर ये मामलात हो रहे हैं, अगर ये जंग हो रही है, तो ये हो क्यों रही है? और फिर इसके असरात क्या होंगे? इसके अलावा भी ये बहुत बड़ा एक काम करता है कि ये मुख्तलिफ ज़ावियों से या जिसे आप कह लें कि नज़रियों से दुनिया को देखने का आपको मौका फ़राहम करता है। जी जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्योंकि आप मुझे अब बता। बात कर रहे थे आप इसकी इफ़ादियत की, जी जी तो मैं आपको एक छोटी-सी इसके हवाले से एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जब यूक्रेन वार शुरू हुई, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उस वक़्त रशिया में मौजूद थे और उसी वक़्त ये जंग छिड़ गई।
अब उस जंग छिड़ने का जो असर क्या हुआ कि जो अमरीकी थे या फिर यूरोपीय जो आपके कह लें कि हुकाम थे, वो खुश नहीं थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के उस दौरे से। जी अब वो वापस जब आए और यहाँ पर इस मुल्क के अंदर एक तहरीक चल रही थी उनके खिलाफ अदम एतमाद की, जी तो अब उसके दौरान में एक कोई साइफर भी आ गया हुआ था। जी जी बिल्कुल। तो उसको उन्होंने जो है वो रंग दिया कि देखिए जी, क्योंकि मैं वहाँ पे चला गया, चूंकि उन दो ममालिक की आपस में नहीं बनती और चूंकि बाइडन मुझसे खुश नहीं है या अमेरिका मुझसे खुश नहीं है, तो ये देखिए साइफर भी आ गया, तो ये मेरी हुकूमत को गिराने में जी वो होते हैं। और उसके असरात भी हमने देखे कि जी उसके बाद फिर सारा कुछ होता हुआ नजर आया। जी मेरा लेकिन मैं आपको एक जी और जी छोटी सी मिसाल जी देता हूँ। ये तो चलें आप हुकूमती सतह पर जी है। जी जब ये जंग छिड़ गई तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक माच फैक्ट्री थी या माचिस बनाने की एक जी फैक्ट्री जी थी। जी अच्छा, वो जो फैक्ट्री थी वो बंद हो चुकी थी क्योंकि उसका काम नहीं चल रहा था। जी जी जब ये जंग छिड़ी तो ऑर्डर आना शुरू हुए और उस बंदे की वो फैक्ट्री चल पड़ी। जी तो अब वो केपीके के गांव देहात में उसने फैक्ट्री बनाई हुई, उसको कहाँ से वो ऑर्डर आ गया वो चल पड़ा। तो अब देखिए कि कहाँ पे जंग हो रही है जी और उसका असर कहाँ पे जाके पड़ रहा है। हमारा हमसाया मुल्क देख लीजिए, जिस तरह से इंडिया है। जी जी इंडिया ने इस जंग से क्या फायदा लिया? सबसे सस्ता जिसे आप कहते हैं कि चीप ऑयल उसने खरीदा। जी जी अब वही चीप ऑयल उसके गले पड़ा हुआ है। जी जी नहीं, मैं वैसे ये समझ रहा हूँ कि जैसे एक लैब होती है ना, आईआर एक लैब की तरह काम करता है। हम्म। जैसे आप देखो ना, बॉडी में कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसका इफेक्ट होता है ना, दुनिया में कोई भी चेंज आती है तो आईआर का बंदा उसको फील करता है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, यानी कि मतलब कहीं पे ये भी आपने कोई। बहुत जबरदस्त बात की है। देखिए, लेबॉर्ट्री का मतलब इस तरह से है कि ये आपके पास ओपन लेबॉर्ट्री है। जी मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो है हालात बन रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्टूडेंट, मैं भी तालिब इल्म हूँ एक तरह से, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका काम ये होता है कि वो उनको मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहा जी होता है। जी बिल्कुल। अब जो आईआर का जो सब्जेक्ट है, अगर इजाज़त हो तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर जी जी दूँ जी कि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इसमें आपको दो तरह के इल्म की ज़रूरत पड़ती है, या उलूम की ज़रूरत जी पड़ती है। जी मिसाल के तौर पे एक को हम कह सकते हैं कि एम्पेरिकल नॉलेज। जी जी अब एम्पेरिकल नॉलेज में ये है कि आप जो खबरें देख रहे हैं, जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि ये जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है ये कब से चल रही है, जी जी जंगें जो हुई कब हुई, इदारे कौन कौन से बनाए गए जी जी और मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जा रही है, जिसको हम खारजा पॉलिसी कहते हैं। जी जी तो ये सारा जो आपको नज़र आ रहा होता है बज़ाहिर मामलात होते हुए, मतलब जो फैक्ट बेस आपके पास इल्म होता है, तो वो एम्पेरिकल नॉलेज हो गया। जी जी तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक हिस्सा है। जी जी जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको कहते हैं कंसेप्चुअल एंड थेरेटिकल नॉलेज। जी तो एक हिस्से में तो आपको, हर आदमी को पता चल गया, ये जो कंसेप्चुअल और थेरेटिकल नॉलेज है, इसके ज़रिए से आप उसकी मुख्तलिफ जावियों से, नज़रों से आप उसका जायज़ा ले सकते हैं और आप एक अच्छा एनालिसिस पेश कर सकते हैं। जी अच्छा सर, ये देखें कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो आईआर का हो या वैसे, मतलब है क्योंकि हमारे यहाँ ये रूटीन है कि क्रैमिंग बड़ी लोग करते हैं। उनको लगता है यार टू द पॉइंट रट्टे लगाएं और फिर हम जो है पेपर दे दें। लेकिन मेरा जो एक अपना नज़रिया है कि चीज़ों को आप कंसेप्चुअल करेंगे। जैसे आप देखो ना, ये सब्जेक्ट है आईआर, हालांकि एक बच्चे का ऐसे और चीज़ है, आईआर और चीज़ है, लेकिन जिस बच्चे की ग्रिप होगी आईआर पे, मैं दावे से कहता हूँ कि उसको ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप क्या इस चीज़ के बारे में समझते हैं कि जो क्रैमिंग ज़रूरी है या कंसेप्चुअल जो है वो चीज़ होगी तो स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकता है? देखिए, क्रैमिंग ऐसे ही है कि आप एक चीज़ को अपना, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी दिमागी फैकल्टीज़ अता की हैं। उसमें क्रैमिंग भी एक है कि आपको याद करना, बार बार एक चीज़ दोहराते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं याद हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक मशीन हो, उसमें आपने कोई चीज़ रख दी और उसने उसको वैसे के वैसा कर लिया। एक होता है प्रोसेस करना उसको। तो जो क्रैमिंग है उसमें प्रोसेस नहीं होता, उसमें रिपीटिशन होती है। जी जी ऐसे ही है ना? जी जी तो अल्लाह ने आपको फैकल्टी दी है उसको प्रोसेस करने की, आप उसको इस्तेमाल में ही नहीं ला रहे। जब आप उसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। मिसाल के तौर पे एक चीज़ को आपने समझा, समझने के बाद आपने उसको इस्तेमाल किया। जी एक चीज़ आपको समझ ही नहीं आ जी रही, बिल्कुल। तो फिर आप उसको लगे हुए हैं
लगे जी, हुए हैं। और फिर अगर आपने एक सवाल देखा, एक उसका जवाब अपनी तरफ से कर लिया, अगर सवाल थोड़ा सा इधर उधर आ गया जी, तो फिर आप फंस जाते हैं। फँस जाते हैं। इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि देखिए, जो एक होता है कि आपने किसी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, जर्नलिज्म हो, उसके अलावा हिस्ट्री हो। उसमें दो चीज़ें अगर आपने डेवलप कर ली तो आप बहुत आसानी से उस सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं और फिर उसमें आपको क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं होगी। जी, नंबर एक इंटरेस्ट और दूसरा इमेजिनेशन। जी, ये चीज़ें इल्म हासिल करने से पहले आती हैं। जी, बिल्कुल। और जब आपके पास ये होंगी तो उसके लिए आप वो इल्म हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, आप जिस चीज़ में जाना चाह रहे हैं आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करें या आपका डेवलप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जुस्तजू आएगी। जी, बिल्कुल। जब आपके अंदर जुस्तजू आएगी तो आप उसके बारे में मुख्तलिफ ज़ावियों से, नज़रिए से और तरीकों से, जी, तरीके बिल्कुल। भी आप खुद जी, ज़ाहिर ढूँढेंगे ना, बात है। जी, उस बिल्कुल। तक पहुँचने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके देखेंगे तो उसके लिए आप इस फैकल्टी को, इमेजिनेशन की फैकल्टी को भी इस्तेमाल जी, वो करेंगे। सर ना मज़े की बात है कि यहाँ पे एक मैं आपको अपनी एक वाकया सुना दूँ, जी। क्योंकि जब मैं नया-नया आया था इधर सीएसएस करने के लिए तो 2008-9 की बात है। हुँ, तो मेरे एक दोस्त थे वो सीएसपी हो गए बाद में, तो उनसे मैंने टेस्ट वग़ैरह देने शुरू किए। तो टेस्ट दे रहे थे तो क्योंकि मुझे वो किसी ने बताया था कि जो किताबों पे लिखा है ना एज़ इट याद करना है। क्योंकि हम जो मिडल क्लास के यानी कि मतलब है कि गाँव के लोग होते हैं और उतनी ज़्यादा इंग्लिश वग़ैरह भी बेहतर नहीं होती। तो हमें ये कहा जाता है कि आप एज़ इट याद कर लें और एज़ इट रिप्रोड्यूस कर दें। ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसे ही करते हो। मेरे को 10-15 टेस्ट तो दिए, लेकिन 2 क्वेश्चन करने होते थे, सारा-सारा दिन मेरा गुज़र जाता था पाकिस्तान अफ़ेयर की वो एज़ इट लाइनें याद करने में। ठीक है। कंसेप्ट थे लेकिन वो लगता था कि लाइनें प्रॉपर याद हो ना। 15 टेस्ट के बाद मुझे लगा कि यार अगर ये जो चीज़ है, जो मुझे पता है कि ये वाक़या हुआ है, या शिमला डेपुटेशन है या कैबिनेट मिशन प्लान है या कोई भी सवाल है, हुँ, तो इनका मुझे आइडिया तो है कि अगर मैं इसको अपने अंदाज़ में लिखूँ हुँ, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप यकीन कीजिएगा 15 दिन की एफ़र्ट जो मैंने की, मैं समझ मेंटली तौर पे बीमार हो चुका था। ठीक है। लेकिन जब ये मुझे आइडिया आया कि यार मैं इसको रिप्रोड्यूस करूँगा अपने अंदाज़ में, तो पाकिस्तान अफ़ेयर बड़ी जल्दी तैयार हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि मेरा ये मैसेज देना है कि दोस्तों को कि एज़ इट चीज़ें करने की बजाय कंसेप्ट आप बनाएँ और उसको अपने अंदाज़ में लिखें, और इसका ये भी फ़ायदा होगा क्योंकि एक चीज़ हम देखें ना कि करते हैं, किसी नोट से, किसी चीज़ से किया है, तो हुँ, अगर 10 या 15 लोगों ने वही नोट्स तैयार किए हुए हैं, हाँ। तो उनके नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएँगे और क्योंकि ये रेपिटिशन होगी। और ये होता भी है। असातिज़ा इस हवाले से जो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें देखते हैं कि उनको वो रिपीटिशन नज़र आती है। जी। ये जो आपने बात की है ना कॉन्सेप्ट्स की, जी, जी। तो कॉन्सेप्ट के हवाले से कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, जी। तो कॉन्सेप्ट जो है ये टूल की तरह है। जी। आपके पास एक टूल मौजूद है जिससे आप किसी भी सोशल रियलिटी को या हकीकत को आसानी से समझ सकते हैं। जी। मिसाल के तौर पे मैं पावर की बात करता हूँ। अब मैंने लफ्ज़ पावर को जब यूज़ किया तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उससे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक तस्वीर, एक पिक्चर बन गई जी। कि यार ये फिज़िकल पावर की बात हो रही है। क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट होगा ना। अगर मैं बात करूँ कि मुल्कों की पावर जो होती है या मुल्कों की जो फ़ोर्स जो होती है, जी, तो जी। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये मुआशी ताकत की बात कर रहा जी। है या ये मिलिट्री पावर की जी। बात कर रहा है, तो देखिए ना आपके दिमाग ने खुद ही तस्वीर बना ली। जी, तो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये टूल्स होते हैं जो सिंप्लीफाई कर देते हैं सोशल रियलिटी को। जी, तो बिल्कुल। ये बहुत आसान काम है। आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, आपके लिए उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। इसी तरह से जो हमने बात की थ्योरीज़ की, जी, जी। थ्योरीज़ क्या होती हैं? ये रेकरिंग पैटर्न्स जो बिहेवियर होता है ना किसी चीज़ का, जी, जी। ये उसके बुनियाद के ऊपर थ्योरीज़ बनती हैं। मिसाल के तौर पे एक जंग हुई, जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, फिर पहली जंग हुई तो लोगों ने अपनी एक परसेप्शन बना ली। जो जंग अज़ीम हुई थी, फर्स्ट जंग जिसे कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो उसके अंदर जो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन से देखें तो आइडियलिज्म जो था वो सामने आया, जिसमें ये प्रज्यूम किया गया कि क्योंकि जो रियासतें हैं वहाँ पर डिक्टेटर्स मौजूद होते हैं, चूँकि उनके आपस में
जो ताल्लुकात हैं वो इसकी बुनियाद पर, लेन देन की बुनियाद पर ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और फिर ये प्रज्यूम किया गया कि अगर हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दें जो कोऑपरेशन को प्रमोट करें, जी, जी। ताउन को प्रमोट जी, करें, जी। और साथ साथ हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिस्टम बना दें, मतलब अगर एक ऐसा सिस्टम बना दें कि कोई भी एक ताकत बढ़कर किसी दूसरी ताकत के ऊपर कब्जा ना कर ले, उसके ऊपर हमला ना कर दे। जी, बिल्कुल। तो ये एक थ्योरी बन गई जिसे आप कह सकते हैं कि आइडियलिज्म की थ्योरी। उसकी बुनियाद पर एक इदारा कायम हो गया जी। जिसको लीग ऑफ नेशन का नाम दिया गया। उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, जी, जिस जी। तरह से कायदे आज़म के 14 निकात हैं, जी, जी, जी। उस तरह से उन्होंने 14 जी, नुकात बिल्कुल। पेश कर दिए। जी, जी। तो उस 14 नुकात की बुनियाद पर वो इदारा बना। ये अलग बात है, वो खुद उसमें शामिल नहीं हुए। जी, जी। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब भी कुछ मामलात हो रहे हैं, तो जंग हो रही है, तो जंग के ऊपर थेरीज बनाई जाएंगी कि ये जंग क्यों हो रही है। जी, जी। फिर उस रिपीट होने वाली चीज़ों के ऊपर फिर जो जो नज़रिए बन जाते हैं दुनिया को देखने के, जी, जी। तो वो उसको अंग्रेजी ज़बान में थ्योरी कहा जाता है। बहुत ही जी। आसान चीज़ है। अच्छा जी। सर ये बताइएगा, क्योंकि आपका जो करियर है, पहले तो आप क्योंकि जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में थे, तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप आईआर की तरफ आए? देखिए, इसकी ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम पढ़ रहे थे, हमारे टीचर थे मुजाहिद मंसूरी साहब। जी, जी। अच्छा, मुजाहिद मंसूरी साहब जब हमें क्लास पढ़ा रहे थे जर्नलिज्म की, तो वो बात कर रहे थे आयरन कर्टन की, कोल्ड वार की। तो मेजॉरिटी जो हम में थी, तो हमें इन चीज़ों की कुछ समझ नहीं लग रही थी। ये जी। आयरन कर्टन क्या चीज़ जी, है, जी। ये कोल्ड वार क्या चीज़ जी, है, जी। ये हमारे लिए नए लफ्ज़ थे उस जी, वक्त जी। ना। तो मैंने जो क्यूरासिटी तो होती है बंदे को कि इसको जानने की कोशिश करें, जो वो समझा रहे थे वो बहुत छोटी सी बात थी और फिर आगे बढ़ गए। जी, जी। तो मैंने समझा, फिर और भी बहुत सारी उन्होंने टर्म्स इस्तेमाल की, कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए ऐसे कि जो मुझे लगा कि ये तो हमें जो है वो पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है। जी। तो उस जुस्तजू में मैंने रियलाइज़ किया कि कोई ऐसा इल्म जानना चाहिए कि जिससे मुझे इस दुनिया के बारे में समझ लगे कि ये दुनिया है कैसे। जी, जी। मिसाल के तौर पे टीवी पे खबरें आ रही हैं कि जी फलां जंग हो गई, ऐसे हो गई। तो उसको समझने के लिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए। सही, तो उसकी बुनियाद पर यकीन जानिए मैंने ढूँढा। सही। जब मैं ढूँढने के लिए निकला तो मुझे पता चला कि कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम का सब्जेक्ट है जो सही। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाया जा रहा है। सही है, सही। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। फिर मैंने उसके कंटेंट जाके देखा कि जो उसमें मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, सही। उसमें डिप्लोमेसी समझाई जाती है, उसमें इस तरह के बहुत सारे इदारे कैसे बनते हैं, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा कि अगर मैंने जर्नलिज्म करना है या फिर वैसे भी अगर इस दुनिया में आपने एक्सेल करना है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत अच्छा जी। सब्जेक्ट है। अच्छा सर, ये तो होगी सारी चीज़ें। एक ये बताइएगा कि स्टूडेंट का ना एक सवाल आता है, जो कंपटीशन के स्टूडेंट है, ख़ास तौर पे सीएसएस के स्टूडेंट हैं, वो एक सब्जेक्ट को आईआर को लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें ना नंबर्स जो है ना, नंबर्स थोड़े आते हैं। जैसे आपको पता है पोल साइंस को भी ना खुश्क सब्जेक्ट माना जाता है, और इसको भी आईआर को कहते हैं कि ये नंबर थोड़े देता है। जैसे बाकी आपको पता है लैंग्वेज जो होती है, जैसे पंजाबी है तो उसमें अरेबिक में बहुत नंबर आते थे, तो लेकिन इसमें नंबर नहीं आते। तो अच्छा, इसकी क्या वजह पहले है? हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, फिर इस तरह सही। देखिए लैंग्वेजेस का मामला ये होता है कि लैंग्वेज अगर आपने पंजाबी रख ली, आपने पश्तो रख ली, तो उसमें नंबर्स आने की दो वजूहात हैं। जी। एक तो आपकी उसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे हमने पहले कहा, जी। और दूसरा ये होता है कि हर जगह पर प्रमोट किया जाता है ज़बानों को। जी, जी। तो ये भी एक है कि जब वो कोई बंदा उसमें अटेम्प्ट कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, तो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि इसको थोड़ा-सा मार्जिन दिया जाए और जी, इसको जी। नंबर दिए। बाकी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर आप बात करते हैं, तो ये खुश्क सब्जेक्ट क्यों लगता है? जी। वो पढ़ाने वाले की बुनियाद पर है, इस वजह से ये खुश्क लगता है। अभी अच्छा। हम बात कर रहे हैं ना जी, जी। इंटरनेशनल रिलेशंस पे, आप बताइए कि आपको खुश्क नहीं, सब्जेक्ट मुझे लगता तो है? मज़ा आ रहा है। तो देखिए ना, अब इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ाने का जो एक तरीकाकार है, जो मुझे समझ आता है, इसको इस तरह से भी पढ़ाया जाता है कि हम इसको कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन में तक़सीम करके अगर पढ़ाएँ। जी, जी। मिसाल के तौर पर जंगें होती हैं, अब जंगें भी हो रही होती हैं, साथ में कोशिश हो रही होती है कि अमन भी हो। जी, बिल्कुल। उसके लिए जो कोशिशें हो रही होती हैं, इदारे भी कायम हो रही थी। ये जी। कुल कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन के उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको पढ़ा जाए, जी। तो ये आसान हो जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने अभी बताया कि इस सब्जेक्ट को इस तरह से डिवाइड करें कि देखिए एक तरफ आपका एम्पेरिकल नॉलेज है, दूसरी तरफ थ्योरेटिकल जी, नॉलेज है। जी। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स को मसला पता क्या आता है,
वो कहते हैं जी अप्लाई कैसे करें थ्योरी को, जी जो सबसे बड़ा मसला है कि जी थ्योरी हमने रट्टा लगा ली, जी जी इधर से हमने जो इवेंट्स थे उसको भी देख लिया, इराक वार हुई, अफगानिस्तान वार हुई, जी ठीक है, यूक्रेन वार हुई, पैलेस्टाइन का मामला है, जी तो इसके ऊपर हम थ्योरी कौन सी अप्लाई करें? तो हर थ्योरी की कुछ अजम्पशंस होती हैं, सही ठीक है। अब उस थ्योरी की अजम्पशंस को आपने सिर्फ याद नहीं करना, उनको समझना भी है। सही जब आप उन थ्योरीज की अजम्पशंस को समझ जाएंगे जी कि भाई ये जो थ्योरी बनाई गई है ये अज्यूम क्या कर रही है, जी जी तो फिर आपके लिए अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। जी मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मामला देख लेते हैं, तो इसमें हम दो थ्योरीज को उठा लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, बहुत जी ही आसान सी हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान की काफ़ी सारी जंगें हो चुकी जी हैं। बिल्कुल अब ये जो दोनों के दरमियान तनाज़ा है, इसको देखने के हमसे दो चीज़ देखते हैं। एक तो ये है कि चूँकि इंडिया जो है और पाकिस्तान है, इनकी पार्टीशन हुई तो ना इंडिया उससे खुश था, और जो पाकिस्तान में जब हुकूमत बनी तो वो भी इसलिए खुश नहीं थे कि आपको पता है कि कितना नुकसान हुआ हमारा। लाखों लोग मारे गए हिजरत करते हुए, और कोई खुशी से वहाँ तक नहीं पहुँचा, आराम से नहीं पहुँचा। और दूसरा मतलब है कि एक तरह की फीलिंग थी, एक हेट्रेड बन गई थी दोनों तरफ, और वो भी नहीं राज़ी थे। जी तो बिल्कुल दोनों कौमों के दरमियान एक तसादुम की कैफियत थी। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर एक जिसे कह लें कि सिक्योरिटी की और इनसिक्योरिटी की हालात पैदा होते हैं। जी बिल्कुल तो हुआ ये कि अब अगर इंडिया अपनी फौजें बढ़ाता था, अपने हथियार बढ़ाता था, अपने मिसाइल बढ़ाता था, और अपने जिसे कह लें कि जहाज़ बढ़ाता था, तो पाकिस्तान की कोशिश होती थी कि वो भी बढ़ाए, जी क्योंकि जाहिर बात है एक तरफ अगर बढ़ रहा है अपने हथियार तो वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो रहा था। जी तो बिल्कुल ये जो बुनियाद है, ये जो बढ़ने की, तो इसको देखने के लिए हमें रियलिज्म एक लेंस फराहम करता है जी इन मामलात को देखने। अच्छा, रियलिज्म क्या कहता है उसकी मैं दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो ये कहता है, अगर आप रियलिज्म के कौन से कि जो स्टेट है वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है जो एनार्किक है। जी अब एनार्किक का क्या मतलब है? एनार्किक का मतलब ये है कि अब ये 2, 4, 6 स्टेट या 150 स्टेट हैं या 190 हैं, 193 हैं, वो ये कहते हैं कि ये स्टेट्स जो हैं अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हैं, जी जी ठीक है, ये अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगी, कोई किसी की मदद को आने के लिए नहीं है मौजूद। उसकी वजह ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद नहीं है, इसको कहते हैं एनार्की। जी बिल्कुल मिसाल के तौर पे अगर इज़राइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन आप कहेंगे कि इदारा तो मौजूद है, वो आ जाता उसको बचाने के लिए, वो नहीं आया नहीं आया क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है। तो यही वो रियलिस्ट कहते हैं कि फिर इस सूरत हाल में क्या किया जाए, जब सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं। तो वो ये कहते हैं कि फिर स्टेट्स को अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अपनी पावर, अपनी फोर्स को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल तो इसी बुनियाद पर दोनों अपनी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। अगर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, तो पाकिस्तान में उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे, और बनाया भी बिल्कुल सही, और ज़रूरत भी थी। तो ये वो है बात कि ये हमें लेंस फराहम करती है कि भाई जी कि क्यों करते हैं। इसी तरह से एक और आपको लेंस में जी फराहम जी करता हूँ, जैसा कि कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि ये जो अनार्की की बात करती हैं स्टेट्स, ये मुल्क खुद बना लेते हैं अगर ये सारी कुछ सारी आइडेंटिटी की बेस के ऊपर होती है। जी जी अगर ये चाहें तो अपनी आइडेंटिटी बदल भी सकते हैं, और उसकी मिसाल क्या है? यूरोप एक दूसरे के साथ पहले आप देखें कि 100 साल तक लड़ता रहा, फिर 30 साल तक उनके दरमियान जो है वो सेक्टेरियन वार्स होती रहीं। जी जी बिल्कुल फिर उसके बाद कुछ हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार भी लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार भी लड़ी, बिल्कुल और आज देखिए पूरा यूरोपियन यूनियन है, बॉर्डरलेस है। बॉर्डरलेस बिल्कुल वो एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया उस थ्योरी के मुताबिक अगर ये भी अपनी आइडेंटिटीज़ को जो है बदल लें, आइडेंटिटी से मुराद है कि एक दूसरे को देखने के अंदाज को बदल लें, और अमन की तरफ अगर आ जाते हैं, तो ये भी उस तरह से रह सकते हैं। तो देखिए ये दुनिया को देखने के मुख्तलिफ ज़ाविये जी हैं। बिल्कुल अच्छा ये सर बताइएगा कि एक बच्चा जो है आपके तजर्बे के मुताबिक उसको ओवरऑल स्टडी कैसे करनी चाहिए यानी आईआर तो पढ़े ही पढ़े लेकिन उसका कैसा अंदाज हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और उसके साथ साथ वो अच्छे स्कोर भी करे देखिए जब भी कोई बंदा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए
जाता है तो उसको एक प्रॉपर मेंटोर की ज़रूरत होती है जी, जी। कि जो उसको उस फील्ड के हवाले से सही जिसे सही कह है। लें कि गाइडेंस दे सके। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस को ये सोच कर के जी पता नहीं मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, उसके बजाय उसको फोकस करना चाहिए कि उसका कोर्स क्या है। उस जी, जी। कोर्स के मुताबिक अब देखिए जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर ये कहा जाता है कि जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जी, जी। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। आपने जो सिर्फ जो आप स्टडी कर रहे होते हैं उससे रेलेवेंट भी चीज़ों को देखना होता है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये है कि जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा ये समझता है कि मैं पागलों की तरह पढ़ना शुरू कर दूंगा जी, जी। और मेरे पेपर आ जाएंगे। जी, जी। वो एक इंडिया की एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, 12th पास। जी, वो जी। बहुत इंस्पायरिंग है, लोगों को बहुत लगता है कि जी, जी। तो अब आजकल का दौर है स्मार्ट स्टडी का। बिल्कुल। आप ये नहीं है कि एक ही ज़रिए से आप इल्म हासिल कर रहे हैं। अब तो देखिए ना कि इंटरनेट के ज़रिए से भी आप हासिल कर सकते हैं। जी, अब बिल्कुल। तो लोगों ने अच्छा बहुत ज़्यादा जो रिलायंस अब चैट जीपीटी और इस तरह के जी, ऊपर जी। कर दी गई है, मेरे ख़्याल में उसको भी थोड़ा कम करना जी, चाहिए जी। और अपनी समझ के साथ करना चाहिए। मैं तो टा सर वो बेसिकली टारगेट चैट फिक्स जीपीटी की करने बात हो चाहिए। रही है हाँ। ना, मैं तो उसके बेसिकली हूँ खिलाफ, क्योंकि ना वो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, वो बस फैब्रिकेटेड नॉलेज है। मैं कई दफ़ा चेक किया है ना, तो उसमें फैक्ट एंड फिगर बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। और उसमें ये देखिए ना कि वो एक इंटेलिजेंस है, मस्नूई ज़हानत का जी, नाम जी। दिया जाता है। अब वो भी किसी डाटा पे रिलाय कर रही है। जी, अब वो बिल्कुल। डाटा को जब तक आप एक प्रॉपर सोर्स होता है ना, जैसे अब गूगल के ऊपर जाते जी, हैं। जी, जी। गूगल पे अगर आप जाते हैं मिसाल के तौर पे एक फॉरेन पॉलिसी एक वेबसाइट है। जी, जी। अब वो जो फॉरेन पॉलिसी वेबसाइट के ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, जी, तो जी। आपको पता होगा कि ये किसने लिखा है, जिसको आप कोट भी कर सकते हैं। जी, जी, जी। ठीक है? और आपको ये भी पता होगा ये कब का वाक़या है या जी, कैसे है। जी, जी। तो चैट जीपीटी भी उन्हीं ज़राए से उठा रहा होता है, लेकिन वो कभी कहीं से कभी किधर से, तो उसमें वो प्रॉब्लम आ ऑथेंटिसिटी नहीं सकती है। और आता। वो खुद भी जो ये मस्नूई ज़हानत के जो ये टूल्स बने हुए हैं, जी, जी। वो खुद भी कहते हैं कि आप इसको रीचेक करें। ज़रूरी नहीं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो ठीक वो हो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स को एक तो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ उसको वो बैठना चाहिए। बैठना चाहिए और एक प्रॉपर अपना एक होमवर्क करके ही काम शुरू करना चाहिए। तो फिर आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि वो कुछ टीचर्स ने ना यहाँ पे फार्मूलाज बनाए हुए हैं कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत शायद नहीं है। जी। तो आप ये पर्टिकुलर पास्ट पेपर्स को देख लें और हाँ, ये ये सवाल सेलेक्टेड कर लें। स्टडी कर लें जी, जी। और आप आ सकते हैं। देखिए, हर दफ़ा एग्ज़ामिनर नया होता है, उसके सोचने का अंदाज़ नया होता है, पेपर नया। आप उस सब्जेक्ट की ग्रिप हासिल करें। जी, असल में चीज़ ये जब है। आप वो ग्रिप हासिल कर लेंगे तो फिर एंगल जहाँ से भी होगा तो आप उसको हल कर मैं सकेंगे। सर इसका यही देता हूँ ना कि जैसे आप देखो ना, एक क्रिकेट का प्लेयर है, बैट्समैन है, अगर उसकी सही ट्रेनिंग हुई है और उसको मतलब ग्रिप है अपनी गेम पे, तो बॉलर जिस तरह का भी होगा, पिच जिस तरह की भी होगी, वो अच्छा परफॉर्म हुँ, करेगा। हुँ। तो इसी तरह स्टूडेंट है, अगर वो आप देखें ना, उसका एक एंगल यानी 10 या 12 क्वेश्चन उसने अच्छे किए हुए हैं और वो अगर उससे हट के आया तो वो कहता है आउट ऑफ कोर्स हो गया। इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूँ कि थोड़ा-सा उससे हटकर भी पढ़ लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में नोट्स तो दिए जाते हैं, टीचर्स भी जी, देते हैं, जी। मैं भी देता हूँ, वो काफ़ी होते हैं। लेकिन नई-नई किताबें भी आ रही होती हैं, जी, जी। उसको भी कभी-कभार देख लेना चाहिए। जैसे अब एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि 6 दिन 7 दिन अगर होते हैं, तो बच्चा छुट्टी ही नहीं करता 7 दिनों में, 7 दिनों में ही। तो जी। थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहिए, एक आधा दिन भी खुद को देना चाहिए, ताकि वो जो आपने पढ़ा हुआ है, जी, बिल्कुल। उसको वो करने का बेहतर करने जी, का। सर आप ये बताइएगा कि आपका क्या अंदाज़ है पढ़ाने का? आप किस तरह बच्चों को लेके चलते हैं? जिस तरह आप जर्नलिज़्म पढ़ाते हैं, करंट अफ़ेयर और आईआर जो है, तो वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, मेरे पास कोई जादू नहीं है। मेरा सीधा-सा तरीका है कि जो हमारा एक सब्जेक्ट है, इस हवाले से पहले उसको आगाही दी जाए जी, जी। कि ये सब्जेक्ट है क्या? जी। और फिर इसको विद प्रोसेस के साथ फिर स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, देखिए जब अब स्टूडेंट आपके पास 10 आ गए, 20 आ गए, 30 आ गए, अब उसमें हर तरह के स्टूडेंट होंगे। जी, जी। कुछ होंगे कि वो बहुत पहले से चीज़ों का उनको पता होता है। जी, जी। कुछ होता है उनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया होता है। जी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि बुनियाद से ही उनको बुनियाद फ़राहम की जाए ना शुरू से ही, कि ये सब्जेक्ट है क्या? इसकी डेफ़िनेशन क्या है? इसके
बुनियादी पिलर्स क्या हैं, दोनों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये समझाया जाता है कि ये एम्पेरिकल नॉलेज है, ये जी थ्योरेटिकल जी जी नॉलेज है, इसकी जानना क्यों ज़रूरी है। तो एक बतदरीज उसको लेके चलते हैं, जिससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जो नया स्टूडेंट आता है उसको भी, जो नया से मुराद ये है कि जिसने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता या जी फिर जी इस बारे में नहीं होता, वो भी उतना ही जान जाता है कि जितना कि कोई और स्टूडेंट होता है। तो मेरा अंदाज़ ये होता है कि उसकी मुताबिक कैपेसिटी की, मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूँ कि इसको बिल्कुल सबको कुछ नहीं पता, जी जिस तरह मुझे नहीं पता था एक वक्त पे। जी तो जी मैं फिर दूसरा ये उनके अंदर क्यूरोसिटी भी पैदा करता हूँ कि वो खुद भी सवाल करें। जी आईआर मैं ये कहता हूँ ये इंटरैक्टिव सब्जेक्ट है। जी जी अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ सवालात भी छोड़ता हूँ कि आप भी इस पे गौर कीजिए कि इसके हवाले से क्या है। जी जी तो वो इस तरह से अगर होता हो, अगर क्लास में हो तो फिर वो क्लास में सेशन हो जाता है। ऑनलाइन में भी ये होता है कि अगर आपकी कोई क्यूरी हो इस हवाले से, कोई हमारा हो, तो वो फिर हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे, फिर हम अगले पे जाएँगे। जी तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो हम पढ़ रहे हों उसमें क्लैरिटी आ जाए। जी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ जी। जाएँगे। तो अच्छा ये सर, बुनियाद ये होती है। बताइएगा कि इस आजकल आप जो है वो किस जगह पढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑन ग्राउंड पढ़ा रहे हैं? किस तरह जगह पढ़ा रहे हैं? मैं हॉक्स अकेडमी है, उसके साथ भी मैं अटैच हूँ जी, जी। और ऑनलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूँ। जी, तो दोनों जगहों पे आप ये समझ सकते हैं कि मैं जी। उनके साथ हूँ। जी, दोस्तों आपने सुना आज जो है कि सर के साथ हम आईआर के हवाले से जो है वो डिस्कशन हुई और आपको पता चला होगा कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है। क्योंकि यकीन कीजिएगा कि मैं जीके का टीचर हूँ और जनरल नॉलेज वो पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं खुद जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन आईआर के ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारी बुक्स और चीज़ें करता रहता हूँ। क्यों? ऐसा है कि ये नज़रिया बदलता है, ये सोचने का अंदाज़ बदलता है, क्योंकि एक आम लेमैन जो है जिस तरह सोचता है, फिर वो आईआर का बंदा ऐसे नहीं सोचता। तो सब दोस्तों को जो सुन रहे हैं, जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, वो तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन जो दोस्त मतलब है वैसे इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वो इस सब्जेक्ट को ज़रूर टच करें, कोई बुक्स लें कोई इस अंदाज में, और सर से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। सर का नंबर जो है वो इंशाल्लाह हम नीचे जो है वो स्क्रीन पे दे देंगे जी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, ये जो टोटल डिस्कशन हुई है, क्या आईआर जो है एक इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव सब्जेक्ट है कि नहीं, ये आपने बताना है। और उस अंदाज में सर का पढ़ाने का जो अंदाज या जो डिस्कशन का अंदाज है, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपना ना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।